इस सेशन में हम बात करेंगे कृषि के संदर्भ में। हालांकि अगर हम प्रीलिम्स में देखें तो कृषि से ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो जो भी करंट अफेयर्स है उससे आसपास में पूछा जाता है। और 2020 को अगर हम एक्सेप्शन के तौर पे छोड़ दें तो औसतन कृषि से 1-2 सवाल ही रहते हैं। हालांकि 2020 में 7 सवाल थे कृषि से, जो अपने आप में एक निर्णायक भूमिका हो गई, अकेले कृषि से ही 7 सवाल। पर यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कृषि की चीज़ों में आपका ज़्यादा ध्यान कुछ विशेष कंसेप्ट्स और फैक्ट्स पे होना चाहिए। और साथ ही कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपना जो तर्क है, उसको थोड़ा प्रासंगिक बनाएँ, ना कि राजनैतिक। क्योंकि कृषि के सवाल गलत होने का एक बहुत बड़ा कारण मैं देखता हूँ पीटी में, विशेषकर क्योंकि आप राजनीतिक तरीके से सोच रहे होते हो। जबकि इसको पूरे आर्थिक तरीके से सोचे जाने की ज़रूरत है, इसका घटक आर्थिक रखिए। अ, कृषि क्षेत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों? इसकी अगर हम बात करें तो एफएओ कहता है, एफएओ ने भारत के बारे में बात कही है और भारत का भी यही दृष्टिकोण है कमोबेश। पर एफएओ के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र 4 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सबसे बड़ा महत्व कारण कृषि का इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत की लगभग लगभग आप कह सकते हो 60% जनसंख्या जो है वो कृषि के आय के स्रोतों पर निर्भर करती है। लगभग 60%। आंकड़े थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं। लगभग 60% की जनसंख्या जो है वो कृषि आय के स्रोतों पर निर्भर करती है, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और इसको जरा ध्यान समझिएगा, भारत जैसे बड़े देश में जहां 150 करोड़ लोग रहते हों, इतने बड़े देश की खाद्य सुरक्षा आप आयात करके सुनिश्चित नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कृषि क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। कितने बड़े देश देख, कृषि रक्षा दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अगर आप बाहर निर्भर रहे तो जरूरत के समय पर आपको उसकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, रक्षा में भी। इसलिए देखिए, अब जैसे अब यूक्रेन रूस वॉर में यूक्रेन जीत जो है हारता क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि यूक्रेन अपना कोई युद्ध बहुत के चीजें बनाता नहीं, इक्विपमेंट वो बाहर से मंगा रहे हैं, आयात कर रहे हैं। उनको जो भी पैसा है उनके पास था, जो नाटो लोगों ने दिया, इत्यादि इत्यादि। रूस के पास अपने हथियार हैं तो उनको तो वो तो बस वेट कर रहे हैं कि आपके पास हथियार खत्म हो जाए। तो ऐसे में भारत जैसे देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, मैंने डब्ल्यूटीओ में बात आपको और भी कही थी कि भारत जैसे देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती कि हमें अपने लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना होगा। तो एक दूसरा कारण एफएओ क्यों कहता है कि कृषि अर्थशास्त्र का भारत में बहुत महत्व है, उसमें आपका दूसरा कारण ये कि भारत जैसे बड़े देश की खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि उत्पादन को हमें प्रोत्साहन देना पड़ेगा, आयात पर निर्भर होकर नहीं कर सकते। खाने का दलहन है, इन सबको हमें बना। अब देखिए, इस समय थोड़ा सा तिलहन की दिक्कत आ रही है क्योंकि सूरजमुखी नहीं आ पा रहा है यूक्रेन से, तो खाने के तेल की कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो स्वभावतः हमें इन सब में सुनिश्चित करना होगा कि हमारा अपना स्थानीय उत्पादन पर्याप्त हो। स्थानीय उत्पादन पर्याप्त हो, तभी जो है हम जो है सुनिश्चित कर सकते हैं अर्थव्यवस्था में एक स्थायित्व। तीसरा चीज जो भारत में कृषि को महत्वपूर्ण बनाता है या कृषि अर्थशास्त्र को महत्वपूर्ण बनाता है, वो है कि अगर भारत को अपने चालू खाता को अधिशेष में करना है तो कृषि निर्यात को कम से कम 15% या उससे अधिक होना चाहिए। अभी भारत का कृषि निर्यात लगभग 10, 9, 8 इसके बीच में रहता है। तो भारत का कृषि निर्यात अगर 15% से अधिक होगा, तभी आप जो है चालू खाता अधिशेष ला पाओगे। ऐसा कई सारे आंकड़े बताते हैं। अशोक गुलाटी ने भी लगभग ऐसी ही बात लिखी है। और चौथी बात जो एफएओ के अनुसार भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि जो है भारत जैसे देश में अगर आप जीडीपी की विकास दर को 10% के ऊपर ले जाना चाहते हो, अभी आप कह रहे हो 6-7% के आसपास हो, अगर आप 10% के ऊपर जीडीपी विकास दर को ले जाना चाहते हो तो कृषि की विकास दर 4% से अधिक होनी चाहिए लगातार 5 वर्ष तक। तो अगर कृषि की विकास दर 4% या उससे अधिक रहेगी,
तभी आपकी जीडीपी की विकास दर 10% से ऊपर जा पाएगी। ऐसे बहुत सारे आंकड़े समर्थन करते हैं। तो एफएओ कहता है इन 4 कारणों से भारत में कृषि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाती है। पहला, हमें अपने खाने के लिए पर्याप्त चाहिए, हमें कृषि निर्यात को 15% से लेना अधिक करना होगा अगर चालू खाता अधिशेष चाहिए, जो हम कर सकते हैं। अगर हमें अपनी जीडीपी की विकास दर को 10% ले जाना, जिसको हम ले जाना पड़ेगा अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है अगले 2-3 वर्षों में, तो हमें अपने जीडीपी की विकास दर को 10% से ऊपर ले जाना पड़ेगा। उसके लिए कृषि को 4% से ऊपर रहना पड़ेगा लगातार 5 साल, तभी हो पाएगा। ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से अच्छा ज़रा तीसरे कारण पे दोबारा आप सोचिए। तीसरा कारण मैंने आपको बताया कि भारत में कृषि निर्यात 15% से अधिक होना चाहिए। अनुमान ये है कि अगर भारत में कृषि निर्यात 15% से अधिक होगा, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा महिला सशक्तिकरण में। कैसे? क्योंकि कृषि निर्यात 15% से अधिक तभी होगा जब आप खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन दोगे। और खाद्य प्रसंस्करण में सबसे ज़्यादा लाभ महिलाओं को होगा, ग्रामीण महिलाओं को। यही वजह है अगर आप देखो तो पीरियडिकल लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कि ग्रामीण महिलाओं की रोजगार दर में बढ़ोतरी हुई है। ग्राम खाद्य प्रसंस्करण इस समय सबसे बड़ा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा रोजगार क्रिएट कर रहा है और उसमें भी महिलाओं की प्रतिशतता ज्यादा है। तो एफएओ स्पष्ट रूप से कहता है, आप सोचिए, आप कृषि निर्यात भी बढ़ा रहे हो, महिला सशक्तिकरण भी बढ़ा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कृषि का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ मैं आपको याद दिलाऊं एक बार कि जब मैं कृषि अर्थशास्त्र कह रहा हूं तो कौन सी चीजों की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ फसलें उगाने की बात नहीं कर रहा। कृषि का मतलब फसल उगाना, कृषि का मतलब हॉर्टिकल्चर भी, फूल और जो है सब्जियां इत्यादि उगाना, फल सब्जियां फूल इत्यादि, वो भी कृषि में आएगा। सामाजिक वानिकी या एग्री फॉरेस्ट्री भी कृषि में आती है, लकड़ी का काम भी कृषि में आता है। पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग, ये सब भी कृषि में आते हैं। तो जब कृषि संबद्ध गतिविधियों में हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें, अच्छा कृषि अर्थशास्त्र पूरा एक विषय है अपने आप में। जो लोग कृषि पढ़ते हैं, जो लोग आईएम्स में हैं, वो बाकायदा वो पढ़ते हैं एमए और एमएससी इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, अपने आप में पूरा विषय है वो, जो ये समझने की कोशिश करता है कि कृषि के से जुड़े क्या क्या घटक हो सकते हैं। तो कृषि में अगर हम बात करें, मोटा मोटा कृषि में कृषि अर्थशास्त्र क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है या कृषि क्षेत्र भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण, इसके ये 4 कारण हैं। ये तो 4 बड़े कारण हैं, और भी कुछ कारण हैं। ये तो 4 बड़े हो गए। जैसे एक मैंने आपको बताया कि अगर महिला सशक्तिकरण करना है ग्रामीण क्षेत्र में, अगर आपको ग्रामीण विकास करना है तो आपको जो है कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देना होगा। एक अशोक दलवई समिति बनाई गई थी जिसने बात की थी कृषि आय को दुगना करने की। अगर आपको कृषि आय को दुगना करना है तो भी खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि पे काम करना होगा। तो कृषि क्षेत्र में अच्छा भारत में अगर हम आंकड़े देखें तो भारत में करीब 82% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। इनको आप बोलते हो सीमांत एवं लघु किसान। आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय कृषि में अगर हम कृषि संगणना की बात करें तो कृषि संगणना संगणना 2015 के अनुसार, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे एग्री सेंसस या एग्रीकल्चर सेंसस के अनुसार, अगर 1 हेक्टेयर तक जमीन हो, 1 हेक्टेयर तक, तो उसे आप बोलते हो कि ये सीमांत किसान है। अगर 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर तक, तो आप बोलते हो लघु हैं। अगर 2 से 4 हेक्टेयर तक, तो उन्हें आंशिक मध्यम या सेमी मीडियम कहा जाता है अंग्रेजी में, सेमी मीडियम। सीमांत को आप कहोगे मार्जिनल, लघु को आप बोलोगे स्मॉल। और अगर 4 से 10 हेक्टेयर तक हो तो आप उन्हें बोलते हो मध्यम किसान। और 10 हेक्टेयर से अधिक को
आप कहते हो ये बड़े किसान हैं। ये आपका वर्गीकरण है किसानों का कृषि संगणना के हिसाब से। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की एक प्रत्येक परिवार की औसत जोत, जो प्रत्येक परिवार की औसत जोत है, जोत का मतलब उनके पास कितनी जमीन है कृषि योग्य, औसत जोत लगभग 1.1 हेक्टेयर है, जो साफ साफ बताता है 2019 का ये आंकड़ा है कि 1.1 हेक्टेयर औसत जोत है, जो साफ साफ बता रहा है कि अधिकांश किसान, लगभग 82% किसान इस सीमा रेखा के अंदर हैं। मतलब हमें यहाँ पर और ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कृषि क्षेत्र में, ताकि उनके पास पर्याप्त उत्पादन हो सके, पर्याप्त जो है वो स्रोत बना सकें अपने आय के। इसीलिए कृषि क्षेत्र को आप एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखते हो। आई होप आपको रीजन समझ में आ रहा है कृषि क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है। हमें निर्यात भी बढ़ाना है, हमें अपनी खाद्य सुरक्षा चाहिए, हमें अपने जो है जीडीपी को बढ़ाना है तो कृषि को बढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही चूंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर किसान छोटे हैं, इसलिए हमें कृषि क्षेत्र को ऐसे डेवलप करना होगा कि छोटे किसानों को ज़्यादा लाभ मिले, ज़्यादा लाभ मिले। भारत में अगर हम किसान या खेती या कृषि की बात करें तो बहुत सारे कारण हैं, पर उन कारणों पे जाने से पहले मैं एक आपको पृष्ठभूमि में बताऊं कि कई बार ये तुलना स्वाभाविक होती है, आपके मन में भी आती है, आनी भी चाहिए। नेहरू जी ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसका जिक्र किया है, अलग जगहों पे आपको मिल जाएगी बात कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि वो देश जो कृषि के आधार पर इतना संपन्न देश था, अब हमेशा कभी उसको सोने की चिड़िया बोलते रहे। अगर इरफान हबीब की बात सही मानी जाए, इरफान हबीब जी की, तो कहा जाता है कि अकबर के समय इंडिया के मनसबदार का कलेक्शन ईरान की जीडीपी से ज्यादा था। तो ये सब कृषि आधारित था। उस देश में जहां कृषि इतना आर्थिक जो है संपन्नता लाती रही हो, उस देश में ऐसा क्या हो गया कि किसान का मतलब गरीब, किसान का मतलब कमजोर, विपन्न। अब जाहिर सी बात है कि क्यूआरए में तो मैं यहाँ बात नहीं करूंगा, लेकिन कक्षाओं में हम इसकी बात करते हैं कि इसके पीछे कारण है, और ये सब पहली बार एक्सप्लेन किया एक व्यक्ति ने, उनका नाम है दादा भाई नौरोजी, अन ब्रिटिश रूल, जहां पर इस बात को सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि भारत का कृषि चौपट कैसे हुआ, क्या कारण थे उसके। फिर आगे चल के गांधी जी ने हिंदू स्वराज में इस बात का जिक्र किया, और मैं बार बार कहूंगा कि जहां तक बात गांधी जी की है, ये बात आपको सबको समझनी चाहिए कि जो है आप सोचिए, गांधी जी ने बिहार के एक जिले से अपनी बात शुरू की, क्योंकि वो जानते थे कहीं ना कहीं कृषि, चंपारण जाहिर सी बात है, जो कि कहीं ना कहीं कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का, भारतीय समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और जब तक हम उनके दर्द को नहीं समझेंगे शायद बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। और यही रीजन है, बड़ी अच्छी किताब है हिंद स्वराज, उसमें इस बात का जिक्र मिलता है। मोटा मोटा अगर हम कहें तो जब देश आजाद हुआ तो कुछ बड़ी समस्याएं सामने दिखती हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि 5 बड़ी समस्याएं कृषि क्षेत्र में हैं, जिसको गांधी जी ने भी चिन्हित किया था अपनी बुक हिंद स्वराज में। इसमें उत्पादन की बात भी है। अभी मैं इसको एक लिंक की तरह बनाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले सुन लेते हैं आप। इसमें उत्पादन की बात भी थी, इसमें ये भी था कि हमारे यहाँ भूमि सुधार नहीं है, जमींदारी व्यवस्था है, उसको ठीक करने की जरूरत है। इसके अलावा इसमें ये भी था कि राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन देना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। अ, जब देश आजाद हुआ था इंडिया, उसी समय अमेरिका, लगभग उसी समय, एक आध साल ऊपर नीचे, क्योंकि 1945 में स्कीम शुरू हो चुकी थी, अमेरिका में एक बहुत बड़ी स्कीम आई थी जिसको नाम दिया गया था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम। अमेरिका कृषि के क्षेत्र में बहुत तेजी से अनुसंधान और रिसर्च को बढ़ा रहा था, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम, ताकि उन्नत खेती की जा सके, नए किस्म के बीज बनाए जा सकें, इत्यादि इत्यादि। उसी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम से प्रेरित होकर 1952 में भारत सरकार ने अभी तक की कृषि की सबसे महत्वाकांक्षा स्कीम माना जाता है उसको शुरू किया। इसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी। ये सीडीपी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम से प्रभावित थी,
और सीडीपी के अंतर्गत ये कहा गया कि खेती को उन्नत किया जाए, आधुनिक किया जाए। खेती के संदर्भ में ये बात भी हुई कि कैसे जो है हम अ जो है लैंड सुधार या भूमि सुधार करें, उसको ठीक किया जाए। खेती के संदर्भ में ये बात भी हुई कि सीडीपी में कि कैसे अलग-अलग सब तबके साथ में आते हुए सामुदायिक रूप से खेती करें, क्योंकि सब साथ में आके खेती करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सब बातें सीडीपी में की गईं, हालाँकि सीडीपी बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा और चूँकि जब सीडीपी फेल हुआ, सीडीपी के फेल होने का नुकसान ये रहा और हालाँकि सीडीपी फेल क्यों हुआ इसको लेकर एक समिति बनाई गई, बलवंत राय मेहता समिति, जिसने फिर पंचायती राज की बात की और बात आगे बढ़ी। पर सीडीपी के फेल होने का नुकसान ये रहा कि बाद में आपने उद्योग पर ज़्यादा अपनी प्राथमिकता को स्विच कर दिया। खैर, जैसा भी था, पर कृषि क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती के रूप में ये था कि भूमि सुधार नहीं हो पाया था, लोगों के पास छोटी-छोटी जोत थी, कृषि आधुनिक नहीं हो पा रही थी और हमारी अपनी आवश्यकताएँ बढ़ रही थी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, उत्पादन उतना था नहीं। जो अमेरिका ने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम शुरू की थी, उसी स्कीम के चलते अगले 10 वर्ष में एक बड़ी चीज़ होने वाली थी कि 1960 के दशक में वहाँ पर एक वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने ऐसी बीजों को खोजा, जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन को कई गुना बढ़ा सकते थे, कई गुना बढ़ा सकती थी और इन बीजों को उन्होंने नाम दिया हाई यील्ड वैराइटीज़ या HYV, हाई यील्ड वैराइटीज़ का नाम दिया गया। नॉर्मन बोरलॉग ने इन बीजों को खोजा था मैक्सिको में, गेहूँ की किस्में थी, बाद में और किस्में और चीज़ें भी ढूँढी गईं। ये जो हाई यील्ड वैराइटीज़ थी, इसने अमेरिका को एक मौका दिया। उस समय रूस जो है, आप जानते हो शीत युद्ध का दौर था, अमेरिका बनाम रूस का, यूएसएसआर का। उस समय रूस हर देश में एक तरह से लाल क्रांति कर रहा था, उसको रेड रिवॉल्यूशन बोलते थे। तो अमेरिका की मीडिया में एक थॉमसन नाम के व्यक्ति थे, बड़े जर्नलिस्ट थे अमेरिका में, उन्होंने उस रेड रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट एक नया शब्द पॉपुलर किया, उसको नाम दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। लाल के बजाय हरा शब्द, हरित क्रांति शब्द वहाँ से आया। अब हरित क्रांति शब्द अमेरिकी मीडिया का है। अमेरिका को मौका मिला, उन्होंने एक नियम बनाया, उसका नाम दिया गया पब्लिक लिटिगेशन। अमेरिकी कांग्रेस ने एक नियम बनाया अमेरिका में, उसको नाम दिया गया पब्लिक लिटिगेशन 480 या PL 480। उस लिटिगेशन के अंतर्गत ये कहा गया कि कोई भी देश चाहे तो इन बीजों को लगभग निःशुल्क में प्राप्त कर सकता है और इंडिया को भी वो बीज लेने पड़े। क्यों? क्योंकि अगर हम इंडिया वापस आए, अब ये तो नॉर्मन बोरलॉग में 60 के दशक में हो गया था पर इंडिया की कहानी कुछ और थी। इंडिया 1960 में ऑलरेडी जूझ रहा था क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई थी, खाद्य की मांग भी बढ़ रही थी, उत्पादन उतना हो नहीं रहा था। फिर 1962 में चाइना से हमारा युद्ध हुआ। उस युद्ध की वजह से एकाएक हम जो कृषि में प्राथमिकता थी उसको हमें शिफ्ट करनी पड़ी। यही वजह है कि शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान जैसी बातें कहीं। 1962, 63, 64 इंडिया में लगातार जो है हम देख पा रहे थे सूखा, और चूंकि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है तो लगातार सूखा, और जो है वो जो दो बहनें ना मानसून निर्धारित करती हैं, लीना लालीना, वो निर्धारित करती रही हमेशा। और वो वजह था कि दो बहनें ही है ना वो, सो वो जो है निर्धारित करती नहीं कि भारतीय कृषि कैसी हो। इस वजह से भारत में अगर हम देखें, भारत 62, 63, 64 तक आते आते एक तो चाइना से युद्ध प्लस लगातार महामारी का दौर, ऐसा भी दौर आया कि हमारे पास पर्याप्त खाना नहीं था। आप सोच सकते हैं कि शायद कहते हैं कि नेहरू जी को कुठाराघात के पीछे अनेक कारणों में ये भी था कि वो ऐसा इंडिया तो नहीं देखना चाहते रहे होंगे जिन्होंने वहाँ से शुरू किया हो, जिन लोगों ने इंडिया को वहाँ से शुरू किया हो, कि उनके सामने लोगों के पास खाना नहीं है। एक रघु राय ने उसमें एक फ़ोटो खींची थी, रघु जो है रघु राय बहुत चर्चित फ़ोटोग्राफ़र हैं इंडिया के, और वो फ़ोटोग्राफ काफ़ी डराने वाली फ़ोटोग्राफ थी कि एक हेलीकॉप्टर से खाना फेंका गया और एक कुत्ता उसको लेके दौड़ा है, तो पीछे 20 लोग उस कुत्ते से रोटी खींचने के लिए दौड़ रहे हैं। वो फ़ोटो रघु राय बहुत ज़बरदस्त फ़ोटोग्राफ़र थे अपने समय के, और जिस तरह से फ़ोटोज़ लेते थे, उन्होंने 3 फ़ोटो लिए जिन्होंने इंडिया की पूरी राजनीति हमेशा के लिए बदल दी। उसमें से एक इसको माना जाता है।
बाकी फ़ोटो आप इतिहास में पढ़ते हो, वो मैं यहाँ उसकी इसका ज़िक्र नहीं है। बट 3 फ़ोटोग्राफ में से एक फ़ोटोग्राफ ये भी कि कुत्ता जो है रोटी लेके दौड़ रहा है और कम से कम 25-30 लोग उससे पीछे उस फ़ोटो को को जो है रोटी को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। खैर जो है ये स्थिति थी और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को आके कहना पड़ा कि भाई हमारे पास पर्याप्त खाना नहीं है, 1 दिन का हम व्रत रखें, हर आदमी 1 दिन का व्रत रखे। ये सब भारत देख रहा था, मैं बात कर रहा हूँ 1963-64 की। हालाँकि मैं ये भी आपको यहीं बता दूँ, आप युवा पीढ़ी हैं, आपको पता होना चाहिए कि जिस देश ने ये दिन भी देखा था कि प्रधानमंत्री को आके कहना पड़े कि हमारे पास खाना नहीं है, व्रत रखिए। भारत इस समय विश्व में नंबर 1 में है खाने को खराब करने में, फूड वेस्टेज में। ये युवाओं को पता होना चाहिए कि फूड वेस्ट ना करें, हमने वो दिन भी देखा है और वो चीज़ें बदलते बहुत टाइम लगती नहीं हैं। तो ऐसे में जो है थोड़ा-सा वो सम्मान बहुत ज़रूरी है खाने को लेकर, खाद्य पदार्थों को लेकर। मैं लेकिन ये क्यों बता रहा हूँ आपको, इसका यहाँ पे क्या प्रसंग है। हरित क्रांति हमें एक तरह से मजबूरी भी थी हमारे सामने। अब ये जो नॉर्मन बोरलॉग की सीड्स थी, हमने अमेरिका से वो सीड ली। अमेरिका ने हमें खाना भी दिया, सीड दिया और उद्देश्य ये था कि हम अपनी खेती को दोबारा से पटरी पर ला सकें। कहते हैं ना दूध का जला छाछ फूँक के पीता है वाली बात, शायद यही वजह थी कि हमारा पूरा फ़ोकस कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर रहा और बहुत मार्मिक प्रसंग है, पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी ने सबसे पहला काम जो किया था प्रधानमंत्री बनने के बाद, एमएस स्वामीनाथन जो भारत में एक हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, जिनकी देखरेख में दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट और पंतनगर यूनिवर्सिटी जो आजकल उत्तराखंड में है, एक तरह से हरित क्रांति की जननी बनी। इन दोनों जगहों पर एमएस स्वामीनाथन की टीम ने काम किया, उत्पादन को बढ़ाया गया। उस एमएस स्वामीनाथन को इंदिरा जी ने सबसे पहले प्रश्न पूछा था कि आप हमें बताइए कि आपको कितना पैसा और कितनी धनराशि चाहिए ताकि हम कम से कम 10 मीट्रिक टन का एक बफर स्टॉक बना सकें, ताकि कभी ऐसा ना हो कि हमें दूसरे देशों से खाना मंगाना पड़ रहा है। इसी क्रम में एफसीआई गोडाउन्स बनाए गए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया जो ऐसे खाद्यान्नों को स्टोर करेगा और 10 मीट्रिक टन का बफर हम हमेशा रखेंगे, ये हमने निर्णय कर लिया। और अब तो खैर उससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ, जनसंख्या के क्रम में एक हमारे पास खाद्य सुरक्षा हमेशा होनी चाहिए। इसीलिए मैंने डब्ल्यूटीओ वाले सेशन में आपको बताया था कि भारत जनरल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पे बिलीव करता है कि सरकार के पास हमेशा पर्याप्त खाना होना चाहिए लोगों की खाद्य सुरक्षा के लिए, उसके बाद हम निर्यात होने देंगे। तो ये एक बात रही कि कैसे हरित क्रांति, पर हरित क्रांति से लाभ ज़रूर ये हुआ कि हरित क्रांति से उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन हमने सिर्फ़ किस चीज़ का उत्पादन किया? खाद्य पदार्थों का। और उत्पादन के बाद की चीज़ों पे उतना काम हम नहीं कर पाए। हमारा पूरा फ़ोकस सिर्फ़ उत्पादन पे रहा। हालाँकि उत्पादन बढ़ा, इसमें कहीं दो मत नहीं, पर एक चीज़ और गड़बड़ भी हुई। गड़बड़ ये हुई कि जो हरित क्रांति हुई भारत में, उस हरित क्रांति का के चलते ये जो हाई वैराइटीज़ थीं, जो नई किस्में थीं बीज की, इनको ज़्यादा पानी चाहिए होता था, इनको पेस्टिसाइड चाहिए होता था, इनको फर्टिलाइज़र चाहिए होता था, इनको रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत थी। उर्वरक ये ठीक वैसे जैसे रासायनिक उर्वरक का महत्व वैसे ही है, जैसे आजकल लोग जो जिम जाते हैं बाहर से क्या जो है न्यूट्रिशन लेते हैं। तो उन पौधों को एडिशनल न्यूट्रिशन देने के लिए, मैं इसको प्रासंगिक रूप से इसलिए कह रहा हूँ ताकि समझ पाएँ, जैसे ये दौर शुरू हुआ था ना 10 साल पहले कि जिम जाने के लिए प्रोटीन लीजिए, अब सब कह रहे हैं कि खतरनाक है। ऐसे ही रासायनिक उर्वरकों को हम भी जल्दी समझ गए थे ये भी खतरनाक है। पर वो दौर था कि रासायनिक उर्वरकों को प्रोत्साहन दिया गया, रासायनिक उर्वरक जो है इन पौधों को दिया जाता है। ये पौधे इन पौधों में बी जो है कीड़े बड़ी जल्दी से लग जाते थे। ऐसे में इनको पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत थी कि कीटनाशक दिए जाएँ इत्यादि, इत्यादि। कुल मिलाकर खेती महँगी हो रही थी। इनको तो फ़ायदा हो रहा था, पर इनके लिए नुकसान हो रहा था। आपको समझ में आया मैं क्यों कह रहा हूँ इन पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। हरित क्रांति इनके लिए तो फ़ायदेमंद रही। जो बड़े किसान थे, जो मध्यम किसान थे, पर जो सेमी मध्यम थे, जो उससे छोटे थे, उनके लिए खेती इतनी महँगी हो गई कि अब वो जो उत्पादन कर पाते, वो लागत और उनका अपना खाना निकल आए तो ही बहुत है। तो ही बहुत है। जो है उससे ज़्यादा तो क्या ही सोचते उससे व्यापार करने की। और उत्पादन अधिक होता रहा पर उसके बाद क्या? अनाज का करें क्या? उसको कैसे हम भंडारण करें? इत्यादि, इत्यादि। तो ये सब चुनौतियाँ कहीं न कहीं नज़रअंदाज होती रहीं। वो दौर था जब और चीज़ों में भी शोध हुई।
हमने तमाम पहले तो बात की गेहूं की, चावल की, उसके बाद एक और व्यक्ति एमएस स्वामीनाथन के समकक्षी वर्गीस कुरियन जिन्होंने दुग्ध क्रांति को या मिल्क रिवॉल्यूशन को, ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया। अमूल, आप जानते हो अमूल कोऑपरेटिव उनका ही बनाया हुआ था। आनंद एक जगह है गुजरात में, वहां पर उन्होंने जो है अमूल कोऑपरेटिव की शुरुआत की। और इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मेरे ख्याल से समय आ गया कि युवा पीढ़ी को वर्गीस कुरियन और एम एस स्वामीनाथन के बारे में थोड़ा और, या विक्रम साराभाई या जे आर डी टाट, ये जो आपके जो है अगर हम भाभा, होमी जहांगीर भाभा, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए इनको। इनके बारे में तुलनात्मक रूप से कम जानकारी है युवा पीढ़ी को, जो एक चिंता की बात है। खैर, दुग्ध उत्पादन हुआ, ऐसी बहुत सारी और क्रांतियां हुई। सो हरित क्रांति हुई, व्हाइट रिवोल्यूशन कहते हैं दुग्ध क्रांति को, येलो रिवोल्यूशन कहा जाता है तिलहन को। जो तिलहन आपको जो है तिलहन दलहन बना रहे उसको आपने येलो रिवोल्यूशन कहा। ग्रे रिवोल्यूशन कहा जाता है उर्वरकों के संदर्भ में, सिल्वर रिवोल्यूशन कहा जाता है अंडे को लेकर। ऐसे अलग अलग नाम दिए गए और सबको मिला के रेनबो रिवोल्यूशन कहा गया। आजकल एक नया आप सुन रहे हो जिसको आप बोलते हो प्रोटीन रिवोल्यूशन, जिसमें फूड फोर्टिफिकेशन की बात हो रही है, प्रोटीन रिवोल्यूशन। और अम्ब्रेशिया रिवोल्यूशन कहा जाता है नदियों को जोड़ने में, जो आपने केन वेतवा के साथ शुरू किया है, तो उसको एम्ब्रेशिया रिवोल्यूशन कहा जा रहा है, एम्ब्रेशिया क्रांति। तो ऐसी बहुत सारी क्रांतियां शुरू हुई, पर इन सब में उत्पादन पे वरीयता ज्यादा थी और उसके साथ की गतिविधियों पे उतनी बात नहीं हो रही थी। अ, अगर हम आगे बढ़ें तो 1990 के बाद जब भारत में एलपीजी रिफॉर्म, या यूं कहें भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण बदला, तो कृषि में भी नए उद्योग आए। अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां कृषि में भी आईं, और इन सब के चलते, इन सब के परिणाम स्वरूप भारत में भी हम कह सकते हैं कृषि उद्योग में भी बढ़ोतरी हुई। वही कारण था कि डॉक्टर कलाम जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने एक नया शब्द दिया। डॉक्टर कलाम बोल रहे थे बीटी कॉटन पर, क्योंकि कॉटन को लेकर भी हमने एक नई किस्म बनाई थी जिसका नाम था बीटी कॉटन, जो कीटनाशकों को की जरूरत नहीं पड़ती थी, मतलब वो कीटों के लिए इम्यून थी। बीटी कॉटन का जब मुद्दा उठा था उस समय तात्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम, उन्होंने एक नया शब्द इस्तेमाल किया कि हरित क्रांति 2.0 की जरूरत है। समय आ गया है कि हम हरित क्रांति 2.0 की तरफ जाएं। और हरित पॉइंट 2.0 में एक शब्द इस्तेमाल किया गया जो आजकल बहुत चर्चा में है, कि हमने गलती क्या की, सिर्फ उत्पादन पे ध्यान दिया है। हमें कृषि के बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज को समझना चाहिए। बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज, जरा मेरी तरफ देखिए। अगर ये कृषि है तो इसका बैकवर्ड लिंकेज क्या है? कृषि का बैकवर्ड लिंकेज हुआ, पहला, जमीन ठीक होनी चाहिए। जमीन ठीक में क्या क्या? भूमि सुधार। दूसरा, सॉइल हेल्थ, सॉइल हेल्थ ठीक होना चाहिए। जमीन ठीक होने के बाद अगला स्टेप क्या है? फर्टिलाइजर बढ़िया होना चाहिए। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी पर चीजें ठीक करने की जरूरत है। उसके अलावा सिंचाई व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा हमें। सिंचाई व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत, बीज को ज्यादा प्रमाणिक होना पड़ेगा। तो इस तरह से बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज, यहाँ मैं आपके सामने एक कोशिश कर रहा हूँ कि त्वरित गति से एक बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज बना दूं, ताकि मोटी मोटी बातें आपको स्पष्ट हों। अगर मान लीजिए कृषि है, कृषि उत्पादन है, तो उसकी बैकवर्ड लिंकेज क्या है, जरा समझते हैं। बैकवर्ड लिंकेज में क्या क्या आएगा? पहला, भूमि सुधार। भूमि सुधार जब हम कहते हैं तो उसमें तीन बातें आती हैं। पहला, भूमि का पुनर्वितरण, भूमि का पुनर्वितरण।
आप इसके बारे में जानते हो कि पहला संविधान संशोधन जो करियप्पा समिति के द्वारा भूमि सुधार की बात कही, जेसी करियप्पा समिति ने सबसे पहले भूमि सुधार की बात कही थी, और इसीलिए आपके सिलेबस में अलग से उन्होंने रखा है भूमि सुधार को। तो जेसी करियप्पा समिति थी जिसने सबसे पहले भूमि सुधार की बात कही थी, उसके आधार पर पहला जो है संशोधन हुआ और 1955 में भूमि सुधार कानून बनाए गए, जिसमें कहा गया जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाए। कृषि राज्य का विषय ध्यान रखिएगा, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाए और हर राज्य से कानून बनाए कि जो कृषि योग्य जमीन है वो एक सीमा, एक सीलिंग लिमिट से अधिक ना हो। एक अधिकतम लिमिट बना दिया, इसको बोलेंगे सीलिंग लिमिट, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी एक व्यक्ति के पास, एक परिवार के पास। और जो जमीन अतिरिक्त हो उस जमीन का पुनर्वितरण किया जाए जिनके पास जमीन ना हो। इसको आपने कहा भूमि का पुनर्वितरण। हालांकि आप जानते हो कि भूमि पुनर्वितरण का कुछ राज्यों में हिंसात्मक तरीका भी इस्तेमाल किया गया, जिसको आप नक्सलवाद इत्यादि के रूप में देखते हो। वो आप का क्लासेस का विमर्श है, मेंस में उसकी हम बात करेंगे अलग से। तो जो है भूमि का पुनर्वितरण एक घटक है। इसके अलावा दूसरा जो है वो है भूमि चकबंदी। भूमि चकबंदी भी एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। चकबंदी का मतलब जो आपके पास अलग अलग जो पे छोटे छोटे खेत हैं उनको एक जहां एकत्रित करना, ये भी राज्य को ही करना होगा क्योंकि राज्य का विषय है कृषि। लगभग सब राज्यों ने भूमि चकबंदी कर ली है, लेकिन चकबंदी को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं लेते। किसी भी राज्य में, आप किसी भी राज्य में जाइए तो 10 में से 6 मसले चकबंदी से जुड़े होते हैं दीवानी में। अगर आप देखें तो मोटा मोटा जो है सिविल कोर्ट्स में 10 में से 6 मुद्दे जो हैं वो आपके जुड़े होते हैं चकबंदी से, कि साहब हमारी जमीन अच्छी थी, हमको तालाब की जमीन दे दी, इत्यादि इत्यादि। ये एक बहुत सामान्य चुनौती है, इसीलिए स्वामित्व जैसा प्रयास किया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव का और गांव के आसपास की जोत है उसको अगर हम सैटेलाइट बेस्ड सर्वे कर पाए, जिसको नाम दिया गया, स्वामित्व का नाम ही है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजीज। हम कोशिश कर रहे हैं कि गाँव के रूरल एरिया का हम ज़्यादा बेहतर। आईआईटी दिल्ली ने इस दिशा में थोड़ा हेल्प किया है। हमें एक सैटेलाइट बेस्ड इमेज दिया है जमीन की नमी का, कि हर एक जहाँ पर जमीन कितना नम है, 6.5 मीटर की रेजोल्यूशन है उसकी। तो मतलब अगर मेरा ये चेक है खेत में, तो मेरे चेक में कितनी नमी है, मतलब उसकी उर्वरकता कितनी होगी, ये हम आसानी से सैटेलाइट से पता लगा सकते हैं। तो चकबंदी को भी थोड़ा हमें और वैज्ञानिक तरीके से करना होगा। और तीसरी बात, इसमें भूमि बैंक की बात भी है। भूमि बैंक ये कहता है कि जो भी जमीन पड़ी हुई है जिसका हम कृषि में इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राम समाज इसका इस्तेमाल करे, प्रधान पंचायती राज के अंतर्गत, पंचायती राज भी राज्य विषय है, पंचायती राज्य के अंतर्गत ऐसी जमीन का इस्तेमाल किया जाए, सामूहिक कृषि की जाए, इत्यादि इत्यादि। अब जैसे मान लीजिए आपके गांव में जो ग्राम समाज की जमीन है, अगर हम उसको इकट्ठा करके उस पर पशुओं के लिए चारा ही उत्पन्न करें तो भी कम से कम पशुधन को तो प्रोत्साहन मिल सकता है, बजाय कि जमीन जो है प्रधान साहब अपने व्यक्तिगत यूज में लें। ये सब जो है चीजें ठीक करने की जरूरत है। इन तीनों बातों को अक्सर हम जब भूमि सुधार पे देखते हैं, हालांकि ये सब क्वेश्चन मेंस में ज्यादा आ रहे हैं इसलिए मैं इसमें बहुत नहीं जा रहा, भूमि सुधार में लोग यहीं रुक जाते हैं बस। भूमि सुधार के 3 आयाम है, भूमि पुनर्वितरण भी है, भूमि चकबंदी भी है, और भूमि बैंक या लैंड बैंक का एग्रीकल्चर में प्रयोग हमने देखा अभी पंजाब कर रहा है, पंजाब करता है, उधर झारखंड ने शुरू किया है लैंड बैंक का एग्रीकल्चर में प्रयोग। यूपी लैंड बैंक का इंडस्ट्री में प्रयोग करता है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, बड़ा राज्य, जो बड़े लेवल पे जिनके पास जो जमीन है वो उद्योगपतियों से कह रहे हैं कि हमारे पास ये जमीन है, उपलब्ध है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं रेंट बेसिस पर। तो उससे जाहिर सी बात है उद्योग को थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, कृषि संबंधी जो उद्योग हैं इत्यादि इत्यादि। तो ये भूमि सुधार एक बहुत इंपॉर्टेंट घटक है अगर हम बात करें बैकवर्ड लिंकेज का। अगर दूसरी बात यहां देखें तो बहुत जरूरी है कि हमें जो है जमीन की उर्वरा शक्ति, जमीन की उर्वरा शक्ति, इसके लिए हमारे पास एक सॉइल हेल्थ कार्ड है। ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा फर्टिलाइजर हम खेत में डाल देंगे उतना बढ़िया रहेगा, जबकि ऐसा है नहीं। जमीन में 8 मैक्रो, 8 बड़े और 8 छोटे, कुल मिला के 16 तत्वों की जरूरत होती है। अगर ये 16 तत्व आप पानी में डाल दीजिए तो आप पानी में भी फसल उगा सकते हो, इसी को हाइड्रोपोनिक्स कहते हो। आप आजकल टमाटर उगा रहे हो, आप धनिया उग रहा है, हाइड्रोपोनिक्स। भाई आपने क्या किया, जिस कमरे में एसी लगा हुआ है, अब आपको लगेगा कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं पर ये संभव है।
जिस कमरे में एसी लगा हुआ है, एसी वैसे आपको नुकसान करेगा क्योंकि पानी सोखता है शरीर का। बढ़िया आप हाइड्रोपोनिक्स करिए, उस कमरे में छोटा सा एक बीकर रखिए, उसमें जो है आप ये तत्व डाल दीजिए और धनिया उगाइए। धनिया ठंडे में होती है, सुबह रोज धनिया को खाइए भी, क्या दिक्कत है? आपका स्वास्थ्य भी बचेगा। आपको ऐसे विन विन सिचुएशन सोचनी, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, इकोसिस्टम की जो गंभीरता उसको समझना होगा। नहीं तो होगा क्या कि धीरे धीरे आपके अंदर का पानी सोखेगा, फिर आप जाहिर सी बात है डॉक्टर्स के पास जाओगे कि क्या करें, घुटना दर्द हो रहा है, शरीर दर्द हो रहा है, ये है इत्यादि इत्यादि। जबकि इसका विकल्प है कि आप कमरे में ही कुछ ऐसा पानी का स्रोत रखिए, उसको भी इस्तेमाल करिए। उसको टेम्परेचर धनिया को कम चाहिए होता है, उसके भी काम काम का हो सकता है वो एयर प्यूरिफाई अलग होगा भाई, सिंपल फोटोसिंथेसिस तो होगी, तो एयर प्यूरिफिकेशन भी होगा। कुछ खास तरह की लाइट्स की जरूरत पड़ेगी, वो कृषि वैज्ञानिक वो काम कर सकते हैं। इसको हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कहा जाता है। टमाटर तो आप छतों पे उगा सकते हैं बड़े आसानी से, अलग अलग किस्मों के टमाटर उग सकते हैं। आप सीधे जो है बीकर में उन तत्वों को डालिए। ये सब जरूरी है, किया जाएगा, किया जा रहा है, लेकिन इसको बड़े स्केल पे भी करने की जरूरत है। खैर वो अलग बात हो गई। पर हर एक जमीन की जो मृदा है, अच्छा भारत में यहीं पे मैं थोड़ा सा बता दूं कि भारत में मोटा मोटा, भारत में मोटा मोटा अगर हम देखें तो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन उनको कहा जाता है जो जहां पर लगभग एक जैसी प्राकृतिक स्थिति है, इसलिए लगभग एक जैसा कृषि उत्पादन होता है। हालांकि पहले तो बहुत पहले इसको 121 रखते थे, लेकिन 2015 की संगणना के अंतर्गत 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ये कौन कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन? अगर आप ऊपर देखो, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, ऊपरी गैंगेटिक, ऊपर गैंगेटिक, मध्य गैंगेटिक, लोअर गैंगेटिक, ट्रांस गैंगेटिक, ये हो गया। इधर आप आए तो जो है पूर्वी पठार, मध्य पठार, पश्चिमी पठार, दक्षिणी पठार, राजस्थान का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र, पूर्वी सामुद्रिक क्षेत्र, पश्चिमी सामुद्रिक क्षेत्र और प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ये आपके 15 जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। अगर आप भारत का मैप समझ रहे तो ये अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अलग अलग तरह से कृषि उत्पादन होता है। तो सॉइल हेल्थ मतलब उस जमीन में कितना उर्वरा चाहिए, कितना उसका घटक होना चाहिए, इन सब चीजों को हमें ठीक से समझने की जरूरत है, तभी हम बेहतर तरीके से खेती कर पाएंगे। इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था भी है। इनफैक्ट समय आ गया है कि आप सॉइल हेल्थ कार्ड को लेकर नई दृष्टिकोण अनिवार्य करिए इसको, कि सॉइल हेल्थ कार्ड अनिवार्य। जितने भी पैथोलॉजी लैब हैं जहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, इन सब के पास वो मशीन होती है जिससे सॉइल हेल्थ कार्ड भी हो सकता है। तो अनिवार्य कर दीजिए उसको सीएसआर के अंतर्गत, कि हर पैथोलॉजी लैब को कम से कम 10 लोगों का सॉइल हेल्थ कार्ड, 6 महीने में एक बार जरूरत पड़ेगी उसकी, 10 लोगों का सॉइल हेल्थ कार्ड भी इशू करना है सीएसआर के अंतर्गत। ऐसा किया जा सकता है। तब हम इसको जब अनिवार्य करेंगे, तब शायद कुछ राज्यों में कहा भी है उन्होंने कि आपको सुविधाएं तभी दी जाएंगी जब सॉइल हेल्थ कार्ड होगा, ताकि आपको पता चले कि आपको कितने, जैसे अगर मुझे ये मान लीजिए मेरे पास 2 हेक्टेयर जमीन है और मेरा सॉइल हेल्थ कार्ड भी बड़ा हुआ, मेरा हेक्टेयर जमीन भी है, तो आज तो एआई है, आप एआई का यूज करके तुरंत बता देंगे कि भाई आपको इतने खाद की जरूरत है पूरे खेत में, इतने पानी की जरूरत है, इत्यादि इत्यादि। तो जमीन की उर्वरा शक्ति को भी घटक, अच्छा जमीन की उर्वरा शक्ति में आप जानते हो, अब मैं उस तरफ बहुत नहीं जा रहा, लेकिन थोड़ा सा संदर्भ जानना जरूरी है कि जो आपका क्रॉपिंग पैटर्न है, जो फसल का चक्रण है, क्रॉपिंग पैटर्न, वो स्वयं उर्वरा शक्ति को मजबूत करता है। जो खारिफ की फसल में जो चीज बच जाती है वो रावी के लिए खाद है, जो रावी में बच जाती है वो जायद के लिए खाद है, जो जायद में बच जाती है वो खारिफ के लिए खाद है। तो आप जानते हो हमारे यहाँ फसल चक्रण 3 तरीके से, खारिफ, राबी, जायद। खारिफ की फसल, अच्छा खारिफ, राबी या जायद जब आप बोलते हो तो 3 घटकों पे देखा जाता है। दिन की लंबाई कितनी है, इसको बोलते हैं फाइटो पीरियड, मतलब सनलाइट कितना आ रहा है, दिन की लंबाई कितनी है, कितने घंटे का दिन हो रहा है। दूसरा, औसत तापमान कितना है और औसत वर्षा कितनी है। जो खारिफ की फसल होती हैं उनका औसत तापमान 25 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, वर्षा अधिक होनी चाहिए और दिन की लंबाई लंबी होनी चाहिए। इसीलिए आप इनको कब बोते हो? जून के आसपास, जून के आसपास ये बोए जाते हैं और सितंबर अक्टूबर में काटे जाते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, कोई भी फसल खारिफ है या राबी, ये निर्धारित इस बात पे होती है कि बोई कब जा रही है, लगाई कब जा रही है, ना कि कब काटी जा रही है। जैसे गन्ना, गन्ना खारिफ है, हालांकि काटा और राबी के आखिर में जाता है। अरहर, जिसको आप लोग तूर दाल बोलते हो, वो खारिफ है, बोया खारिफ के समय जाता है, काटा बाद में जाता है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कुछ फसलें ऐसी भी हैं
जो बोई खरीफ के समय जाती हैं और काटी हो सकता है राबी के समय जाती हैं। तो फसल खरीफ है या राबी इस आधार पर निर्धारित होता है कि वो बोया कब गया, ना कि काटा कब गया है। तो खरीफ में लंबा दिन चाहिए होता है, 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है और ज़ाहिर सी बात है दिन की लंबाई भी जो अधिक और अधिक वर्षा चाहिए होती है। राबी में वर्षा कम चाहिए होती है, दिन की लंबाई कम, औसत टेम्परेचर 25 से नीचे। जायद कृत्रिम सिंचाई पर भी निर्भर कर सकते हैं। जैसा अभी जो जायद की फसलें इस समय आप देख रहे हो, इसमें अधिकांश जो है क्रीपिंग प्लांट होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जो है पानी की ज़रूरत नहीं होती फिर। सो क्रीपिंग प्लांट है, सरकने वाले जो प्लांट होते हैं और जितनी भी सब्जियाँ वगैरह हैं वो जायद में आती हैं। तो मोटा-मोटा अगर हम देखें तो इस प्रकार से आप क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हो। हालाँकि एक चीज़ और भी है, क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब सिर्फ़ यही नहीं होता। क्रॉपिंग पैटर्न का एक परिभाषा और भी है, सिर्फ सुनते चलते हैं उसको। क्रॉपिंग पैटर्न में एक चीज़ और भी आती है कि आप फसलों को लगा कैसे रहे हो। उसको कुछ लोग हिंदी में फसल प्रतिरूप भी बोलते हैं, अंग्रेज़ी में क्रॉपिंग पैटर्न ही कहा जाता है। उसमें आप फसल लगा कैसे रहे हो? उसमें सामान्यतः हम 3-4 चीज़ें देखते हैं। एक तो अक्सर हम देखते हैं कि मिश्रित फसलें लगाई जाती हैं। मिश्रित फसलों में क्या है? ऐसी फसलें जो परस्पर एक-दूसरे की सहजीवी हों। जैसे कि आप देखते हो आपने जो है सरसों और चना बो दिया एक साथ, तो उसमें क्या हो रहा है? एक-दूसरे को मदद कर रहे हैं, सहजीविता आधारित है। तो इसको आप क्या बोलोगे? मिश्रित फसलें हैं। पर मिश्रित फसलों में एक समस्या है। अगर आप एक फसल को कुछ नुकसान काटने चलते हो तो दूसरे फसल को भी नुकसान होगा, दूसरे फसल को भी नुकसान होगा। इसीलिए कई बार हम देखते हैं एक अंतरा फसलीकरण किया जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, एक क्यारी में अरहर बोया, फिर एक क्यारी में जो है मान लीजिए एक क्यारी में आप सरसों बो रहे हो, एक क्यारी में चना बो रहे हो, फिर एक क्यारी सरसों फिर एक क्यारी चना, ताकि उसमें एक तारतम्यता बनी रहे और एक-एक क्यारियों में रहे। इसको आप बोलते हो कि अंतरा फसलीकरण है। कई बार आप फसल चक्रण करते हो कि पूरे इलाके में सिर्फ ये कमर्शियल खेती के लिए होता है कि पूरे इलाके में सिर्फ चावल ही जो है धान ही बोया जा रहा है, पूरे इलाके में सिर्फ गेहूं ही बोया जा रहा है और फिर अगली बार उसको आप चेंज कर रहे हो। एक होता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? मिश्रित कृषि के अंतर्गत आप जो है कृषि के अलावा और गतिविधियां भी करते हो। जैसे कि आपने वहां पे हॉर्टिकल्चर भी किया हुआ है, मधुमक्खी पालन भी कर रहे हो, इसको आप बोलोगे मिश्रित कृषि। आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है जिसको आप बोलते हो समेकित कृषि। समेकित कृषि के अंतर्गत क्या किया जाता है कि आप मान लीजिए आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, 1 हेक्टेयर जमीन है, आप उसमें अधिकांश क्षेत्र में खेती कर रहे हो, वहीं पर आपने एक डेयरी वो जो है पशुपालन भी कर रखा है। अच्छा, पशुपालन से फायदा ये है कि पशुओं का जो काऊ डंग है वो इस्तेमाल हो जाएगा किसमें? खाद के रूप में। वो आपका खाद के रूप में इस्तेमाल हो जाएगा, बायो फर्टिलाइजर के रूप में। प्लस जो है पशुओं के ऊपर आपने जो है वहीं बगल में एक तालाब बना रखा है छोटा सा। तालाब से फायदा ये है कि जो तालाब का पानी है वो रिसते हुए जमीन में जा रहा है और जमीन की मृदा ठीक है। जब तालाब में आप मत्स्य पालन कर रहे हो, वहीं के ऊपर आपने ऊपर एक पोल्ट्री बना रखी है, उस पोल्ट्री में आप मुर्गी पालन कर रहे हो। मुर्गी पालन का जो एक्सक्रीटा है वो मछली के लिए खाना है। वहीं पे आपने डक पालन किया हुआ है, डक जो है वो मछली पकड़ने की कोशिश करता है तो मछलियों का वजन बढ़ रहा होता है। मतलब आप बहुत सारी कृषि गतिविधि, केरल में तो एक स्टेप आगे हैं वो, वहाँ यहीं पे उन्होंने सोलर प्लांट भी लगा रखा है, बिजली भी बनाते हैं और बिजली ट्रांसफर कर देते हैं सरकार को। तो ये सब हो रहा है, इसको आप समेकित कृषि। अब देखिए यूपीएससी मेंस में हालांकि पूछा है, पर अच्छा क्वेश्चन था कि समेकित कृषि से आप क्या समझते हैं, लघु किसानों के लिए किस प्रकार सहयोगी है, क्योंकि उनको आय के स्रोत बनाने होंगे, उसी खेत में ही उनको और चीजें भी करनी होंगी। पशुधन को आप हमेशा क्या कहते हो? एटीएम कहते हो। इसलिए मेरी बहुत पसंदीदा लाइन है, मैं अक्सर बोलता हूँ जब भी कृषि की बात करता हूँ। राम मनोहर लोहिया की लाइन है कि 1 बीघा खेत एक गाय, अपनी खेती अपनी राय। लोकतंत्र सही मामले में तभी आएगा जब आप इस चीज को मानोगे कि पशुधन हो तो आपके पास कम से कम कृषि में अगर कुछ उतार चढ़ाव भी है तो आप यहाँ से उसको देख कंपनसेट कर पाते हो। इसको आप समेकित कृषि बोलते हो। अच्छा, इसी क्रम में सुभाष पालेकर ने एक और बात कही। सुभाष पालेकर ने नाम दिया जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ये कहता है कि हम प्राकृतिक रूप से खेती करें अगर, जिसमें 4 बातें हैं। पहला तो कि जो बीज हैं, बीज को हम अपने घर में, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं, लहसुन है, लहसुन का जो पेस्ट है उसका इस्तेमाल कर सकता है, प्याज का पेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन गोमूत्र इत्यादि का भी इस्तेमाल होता है, जिससे आप बीज को अगर ट्रीट करो तो बीज को पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसको आप क्या बोलोगे? बीज मित्र। फिर हमारे पास जो है जीव मित्र भी हैं।
आप जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति को ठीक करने के लिए आप केचुए यूज़ करिए। तमाम जो कृमि हैं वो ज़मीन की उर्वरा शक्ति को ठीक करते हैं। उनको जीवमृत कहा गया है, उसको इस्तेमाल करिए। आप खाद डाल दीजिए, केचुए डाल दीजिए, वो अपना काम खुद करेंगे। इसको जीवमृत कहा गया। तो पहला है बीजमृत, जीवमृत। और आपको पता है प्रकृति की व्यवस्था, जैसे अभी पतझड़ हुआ है, तो जो पतझड़ होता है उस समय पत्तियां गिरती हैं और नई पत्तियां आती हैं। देखिए प्रकृति कुछ भी वेस्ट नहीं करती। जो पत्तियां गिरती हैं वो एक लेयर बना देती हैं जमीन पर, और जमीन की मृदा शक्ति क्षरण नहीं होने पाती सूरज की लाइट की वजह से। आप क्या करते हो, उसको साफ कर देते हो, हटाओ। अगर वो पत्तियां पड़ी रहें तो जमीन की मॉइस्चर बची रहती है। फिर एक पानी का मानसून से पहले एक प्री मानसून बारिश होती है जो पत्तियों को थोड़ा गीला करती है, और फिर मानसून में मिक्स होकर खाद बनता है, मैन्योर बनता है। जो भी इंजीनियर है, बहुत कमाल का इंजीनियर है जिसको इतनी समझ है, लेकिन आप उस समझ को के साथ खिलवाड़ करो, उसको सफाई कर रहे हो, सफाई कर रहे हो कि आप इस छोटी बात को नहीं समझ रहे कि अब सफाई किया है तो वेस्ट हो गया। जैसे ही आपने सफाई किया वो पत्तियां वेस्ट हो गई, अब उसको सही से प्रोसेस नहीं किया जा सकता। नहीं तो प्रकृति की अपनी व्यवस्था थी उस चीज को प्रोसेस करने की। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो जो है, अच्छा, रेडिएशन भी कम होगा। अगर सनलाइट सीधे एब्जॉर्ब हो जा रही है पत्तियों के माध्यम से तो रेडिएशन भी कम है। रेडिएशन कम है तो ओवरऑल हीट टेम्परेचर कम होगा, हीट बजटिंग जिसको आप बोलते हो। इसलिए आपको आजकल इतनी गर्मी महसूस, क्योंकि जितना कंक्रीट होता जाएगा उतना सनलाइट रेडिएट करेगी। तो वो सब प्रकृति की व्यवस्था है। खैर, इसको सुभाष पालेकर ने कहा आच्छादन। और खेती में जो हम पानी फ्लड की तरह इस्तेमाल करते हैं, बहाते हैं पानी, वो अच्छा नहीं है। हमें वाप्स का यूज करना चाहिए। वाप्सा मराठी शब्द है वास्प के लिए, वेपर के लिए। तो ये चार चीजें बनाती हैं जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग, जिसको सुभाष पालेकर ने नाम दिया जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग। ये सब सवाल हालांकि मेंस में ज्यादा, प्रीलिम्स के लिहाज से उतना नहीं, पर हाँ मोटा मोटा आपको संदर्भ पता होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हमें इन सब अनुप्रयोगों पे भी काम करना होगा कि फसल चक्रण को ठीक रखें, जो प्रकृति की अपनी व्यवस्था है उसका हम सहयोग लें, उसका सहयोग लें। और जाहिर सी बात है, अगर हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का, अगर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा ध्यान से इसका प्रयोग करें। भारत में रासायनिक उर्वरक अगर हम बात करें तो उनको हम दो हिस्से में बांट सकते हैं, यूरिया आधारित, यूरिया आधारित, और दूसरा जिसको बोलते हो डीएपी आधारित, डाइमोनियम फॉस्फेट या फास्फोरस आधारित। सो डीएपी आधारित हो सकते हैं, यूरिया आधारित हो सकते हैं। भारत में जब हरित क्रांति आई और यूरिया इत्यादि का प्रयोग शुरू हुआ तो एक और दिक्कत आई। 1970 के दशक में पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई थी करीब 4 गुना, तो यूरिया भी महंगा हो गया। अब ऐसे में 1977 से, हालांकि 73 में इसका जिक्र है, लेकिन 1977 से मोरारजी देसाई जब आए, भारत सरकार ने उर्वरकों पर सब्सिडी देनी शुरू की। अब जरा ध्यान सुनिएगा, थोड़ा मामला पेचीदा है यहाँ पर। भारत में उर्वरक पे सब्सिडी दो तरीके से दी जाती है। पहला कि जो आपके यूरिया आधारित उर्वरक हैं, जो यूरिया आधारित उर्वरक हैं उस पे तो सरकार प्रति यूरिया की बोरी की कीमत डिसाइड करती है। मतलब अगर सरकार कहती है कि 500 रुपए की यूरिया की बोरी है, तो इफ्को जो यूरिया बनाता है, अगर इफ्को को वो बोरी अगर जो है 1500 रुपए की पड़ती है तो सरकार 1000 रुपए की सब्सिडी देगी, आपको 500 में मिलेगा।
अगर इफ्को को वो बोरी 2000 की पड़ती है तो सरकार 1500 रुपए उनको देगी, आपको 500 में ही मिलेगी। जबकि डीएपी के केस में क्या है, सरकार कहती है हम आपको 500 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, कि सब्सिडी दे रहे हैं, मतलब अगर इफ्को को वो बोरी 1500 रुपए की पड़ती है तो आपको 1000 की पड़ेगी, इफ्को को 2000 की पड़ती है तो आपको 1500 की पड़ेगी। ऐसे में क्या हुआ, यूरिया सस्ता रहा, डीएपी महंगा होता चला गया, महंगा होता चला गया। हालांकि पिछले वर्षों में इस पर निर्णय लिया गया कि डीएपी में सब्सिडी को बढ़ाया जाए। यूरिया महंगा होता, यूरिया वही कीमत पर रहा, डीएपी बढ़ता गया, यूरिया का दुरुपयोग भी बढ़ने लगा। ये सब प्लाई जो है यूरिया से ही बनती है, ये ग्रे मार्केट है, केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, दूध में यूरिया मिलाया जाता है, दूध में यूरिया मिलता है क्योंकि सस्ते में मिल रहा है, कंसंट्रेट बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये सब हालांकि इसको ठीक करने के लिए नई यूरिया नीति 2015 में नीम कोटेड यूरिया की बात की गई, अभी हम सल्फर यूरिया की बात भी कर रहे हैं, सल्फर यूरिया लाया गया जिसको यूरिया गोल्ड भी कहा जा रहा है। जो लोग राजस्थान सीकर के होंगे जानते हो, वहां से शुरुआत की गई उसकी, यूरिया गोल्ड कहा जा रहा है उसको, या सल्फर बेस्ड यूरिया। पर हमें इस पे दृष्टिकोण को बदलना होगा, हमें कुछ नया तरीका लाना होगा। और 2018 से हालांकि यूरिया पर हमने जो है जिसको आप बोलते हो ना डीबीटी प्रारंभ कर दिया। यूरिया जो खाद्य पे सब्सिडी है अब वो डीबीटी आधारित है 2018 से। मतलब अब जो है जब आप अपना विवरण दोगे, आपके जो दुकानदार हैं जब विवरण देंगे कि हमने इतना खाद बेचा है, तब इफ्को को सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि इससे पहले 2010 में उत्पादन आधारित फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात भी की गई कि जितना उत्पादन किया जा रहा है उस आधारित ही सब्सिडी दी जाए। इसके अलावा एक नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग एनपीओपी भी शुरू किया गया ताकि जो है हम जैविक खेती को प्रोत्साहन दे सकें। जैविक खेती का मतलब उसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये सब उद्देश्य था कि उर्वरक की मांग को थोड़ा कम किया जाए और उर्वरक की तकनीकी को थोड़ा और बेहतर किया जाए। नैनो यूरिया भी लाया गया ताकि इसको स्प्रे किया जा सके। नैनो यूरिया को हम स्प्रे करते हैं ताकि यूरिया के दुरुपयोग से बचा जा सके। हालांकि ये सारी बातें अब हम इस दिशा में एक नया दृष्टिकोण लेके आए हैं 2023 से, जिसको नाम दिया गया है पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है जिसमें हम ये कहते हैं कि 3.7 लाख करोड़ से कोशिश की जा रही है कि आप इसके बजाय प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करें, बायो फर्टिलाइजर का यूज करें, जैविक खेती प्रयोग करें, प्राकृतिक खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, परंपरागत कृषि अभियान भी है, एक परंपरागत कृषि योजना भी है जिसके अंतर्गत हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो इन सब की कोशिश की जा रही है पीएम प्रणाम के अंतर्गत ताकि जो है जो उर्वरकों की मांग है उसको कम किया जा सके और उससे होने वाले समस्याओं को भी ठीक किया जा सके। ये एक जो है बैकवर्ड लिंकेज में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। प्लस बैकवर्ड लिंकेज में आपको चाहिए कि बीज आपके अच्छे होने चाहिए, बीज की प्रामाणिकता होनी चाहिए। यहां पर मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिहाज से इस वर्ष की पीटी में मैं इसको महत्वपूर्ण मान रहा हूं क्योंकि भारत में बीज को लेकर एक द्वंद्व हमेशा से था। थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि द्वंद्व क्या है। ज़्यादातर बीज जो भारत में आप यूज़ करते हो वो कुछ एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनाती रही हैं। अभी भारत सरकार ने निर्णय लिया, किसानों से कहा कि आप बीज बनाओ। अगर किसानों के पास 2 हेक्टेयर और अगर वो साथ में आके सामुदायिक रूप से बीज बनाते हैं, भारत सरकार ने कहा आप बीज बनाओ, वो बीज आप हमें दो, बीज हमें दो। उस बीज की गुणवत्ता की टेस्टिंग होगी और उस बीज की पैकेजिंग करके हम बेचेंगे भारत ब्रांड के नाम से और आपको उस पर लाभ मिलेगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो हमारा एक बड़ा रीजन है कि हम महंगा बीज खरीदते हैं, एक तो उससे बच जाएंगे और स्थानीय बीज होने से उत्पादन भी बेहतर होगा। सो भारत में अब हम इसके लिए कैसे करेंगे, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये सहकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। अक्सर लोग गलती कर देंगे, कृषि मंत्रालय नहीं है, ये सहकारिता मंत्रालय में। आप जानते हो सहकारी समितियां होती हैं गांव के स्तर पर जिसको बोलते हैं पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो प्राथमिक कृषि साख समितियां होती हैं गांव में बनाई जाती है ना कि सहकारी समितियां, उन सहकारी समितियों से कहा जाएगा आप बीज उत्पादन करो, उस बीज की गुणवत्ता की टेस्टिंग कराओ। गुणवत्ता टेस्टिंग कराने के लिए हमारे पास 1966 से ही बीज गुणवत्ता केंद्र भी हैं, जहां पर अपने जिले पर तो अब एक सहकारी समिति बन गई 20-50 लोगों की, उन्होंने बीज उगाया,
बीज की टेस्टिंग करा ली। अच्छा, भारत में बीज टेस्टिंग वॉलंटरी है, लेबलिंग अनिवार्य है। जो बीज होता है, अब आप लोग तो खैर बड़े लोग हो, लेकिन अगर आप कभी बीज खरीदते होगे तो वहाँ पे एक लेबल होता है कि हाँ ये बीज कहाँ, इसका जर्मिनेशन पॉइंट कितना। और टेस्टिंग अनिवार्य नहीं है, वॉलंटरी है। अब टेस्टिंग भी आप करा लो, और आपको सहयोग करने के लिए एक साथी पोर्टल भी है। तो 3-4 बातें मैं कह रहा हूं, और ये सब किसके अंतर्गत किया जाएगा? सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्थान बनाया गया जिसको नाम दिया गया है राष्ट्रीय सहकारी बीज निगम लिमिटेड। सो राष्ट्रीय सहकारी बीज निगम लिमिटेड सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत अब ये सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के जितने भी बीज हैं उनकी गुणवत्ता लाई जाए, उनका सही से उत्पादन किया जाए, किसानों को उत्पादन करेंगे, और हम उस बीज को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचेंगे। सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भी। तो इससे क्या फायदा होगा? दो फायदा। एक तो कृषि लागत में कमी आएगी, जो किसान के लिए कृषि लागत है वो कम हो जाएगी, और दूसरा हम जो है अपना एक कृषि निर्यात को भी प्रोत्साहन दे पाएंगे। तो बीज की गुणवत्ता को भी हम बेहतर कर रहे हैं। इसके लिए जो है साथी पोर्टल इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंचाई को बेहतर करना भी बैकवर्ड लिंकेज में आएगा, और सिंचाई में हमें तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा कलाम साहब ने तब बोला था कि टेक्नोलॉजी का यूज करें। भारत में सिंचाई की अगर हम बात करें, कृषि सिंचाई की, तो हम उसको 3 हिस्से में बांटते हैं। एक होता है अगर 10 हेक्टेयर या उससे अधिक की जमीन में एक साथ हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सीसीए। सीसीए अगर 10 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हो रहा है, सीसीए कहा जाता है। कम, जिसको आप बोलते हो कि ये एक सीसीए या कमांड एरिया है, कंबाइंड कमांड एरिया है। और जैसे नहर है, नहर क्या करती है? 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन कवर करती है, उसको आप सीसीए बोलोगे। एक होता है मीडियम इरिगेशन। मीडियम इरिगेशन में 2,000 से 10,000 के बीच में आएंगे, और अगर 2,000 जो है हेक्टेयर से कम की जमीन की सिंचाई हो रही तो उसको हम बोलते हैं माइनर इरिगेशन। एक एडिशनल खबर है, हालांकि ज्योग्राफी से जुड़ी हुई होगी तो इसलिए मैं बहुत नहीं बोलना चाहता उस पर माइनर इरिगेशन का पहली बार हमने देखा कि भारत ने 2018 में एक सर्वे भी कराया था, और वहां से जब जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत भारत में माइनर इरिगेशन की क्या स्थिति है, इस पर एक रिपोर्ट जारी की गई है भी। भारत में अधिकांश कृषि माइनर इरिगेशन पे होती है, मतलब लोगों ने अपना ट्यूबवेल लगा रखा है, लोग अपना खेती कर रहे हैं, जो नुकसानदायक है, महंगी पड़ती है, और जमीन के लिए भी नुकसानदायक है। नहर सबसे बेहतर विकल्प है, नहर है, नदी का प्रयोग करना है, सब सबसे बेहतर विकल्प है। माइनर इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन में कंफ्यूज मत होइएगा। माइक्रो इरिगेशन अलग चीज होती है, वो नाबार्ड ने शुरू किया था 500 करोड़ के साथ, जिसमें हम फैरो, स्प्रिंकलर, इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं, वो आपका माइक्रो इरिगेशन है। और उसके लिए नाबार्ड ने 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं ताकि स्प्रिंकलर और ये सब लगाए जा सके। अब हम ड्रोन के माध्यम से सिंचाई की बात कर रहे हैं। यही वजह है कि लखपति दीदी में स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि ड्रोन का हम यूज करेंगे। अब हम करेंगे क्या? हमारे पास टेंसिलोमीटर होता है। टेंसिलोमीटर एक तरह का उपकरण होता है जो बताता है कि किस जमीन में कितनी नमी है। पानी का हम दुरुपयोग क्यों करें? किस जमीन में कितनी नमी है? आप जानते हो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती हैं, आपने सुना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में? इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है कि आप चीजों का सेंसर को इंटरनेट से यूज कर लो। तो हम टेंसिलोमीटर लगाएंगे अलग अलग जगहों पर। मान लीजिए यहाँ पे खेत है 100 एकड़ का, हमने टेंसिलोमीटर लगाया हुआ है, और उन टेंसिलोमीटर्स में, वो जितने भी टेंसिलोमीटर हैं, उन टेंसिलोमीटर को इंटरनेट से जोड़ दिया गया। अब इंटरनेट से जोड़ने से हमें ये पता चल जाएगा फला फला जहां पानी की कमी है, फला फला जहां पानी की कमी है। इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑलरेडी पूछा जा चुका है मेंस में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। वो तो विज्ञान की तकनीकी है, आजकल बहुत यूज की जा रही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली इस जहां पे पानी कम हो रहा है, यहाँ पानी ठीक है। जहां पानी कम होगा हम ड्रोन का इस्तेमाल करके एग्जैक्टली वहीं पर प्रिसाइज इरिगेशन करेंगे, उसी क्षेत्र में ही सिर्फ पानी डालेंगे जहां पर कमी हो रही होगी। अब कल वहां के बजाय यहाँ कमी होगी तो यहाँ पानी डालेंगे, पानी का भी सदुपयोग होगा। पर इसके लिए हमें ग्रॉस रूट लेवल पे लोग चाहिए होंगे जो कौशल प्रशिक्षित हों। यही वजह है महिलाओं को ड्रोन की तकनीकी, प्लम्बर का टेक्नोलॉजी सिखाया जा रहा था कि मशीन वशीन फिक्स करने में जरूरत पड़े, भाई नट बोल्ट कसना है या पानी का सोर्स फिक्स करना है, तो वो सब उन्हें आता हो। आपको तर्क समझ में आ रहा है क्यों लखपति दीदी में हम इस पे फोकस कर रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये सब, एग्जाम के लिहाज से भी, और मेंस में तो पक्का ही पक्का है। पीटी में ये देखना होगा कि इस तरह के सवालों की प्रवृत्ति नहीं रही है अभी तक, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद ना ही पूछें, या हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको दिख जाए।
तो सिंचाई तकनीकी पर भी हम काम कर रहे हैं, ये भी बैकवर्ड लिंकेज में आएगा। तो बैकवर्ड लिंकेज में मैंने आपको क्या-क्या बताया, भूमि सुधार हो गया, जमीन की उर्वरा शक्ति, सॉइल हेल्थ कार्ड, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, या इसमें जो काम है पीएम प्रणाम जैसी चीजें, बीज प्रमाणिकता, सिंचाई तकनीकी, इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है। ये आपके मोटे-मोटे बैकवर्ड में आ गए। अगर हम बात करें साथ ही जो है उत्पादन में हरित क्रांति, वो सब आप जान ही रहे हो, हरित क्रांति 2.0, तकनीकी का हम ज्यादा इस्तेमाल करें वो ज्यादा ठीक रहेगा। एक और चीज है जो कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है, जिसको हम बोलते हैं ई कृषि, ई एग्रीकल्चर। अब जैसे इसरो ने, इसरो आप जानते हो, वैसे तो इसरो आजकल आप एक्सपोसैट के लिए ज्यादा याद कर रहे होगे, बड़ा डेवलपमेंट है, ब्लैक होल में एंटर कर गए हैं हम लोग। सो एक्सपोसैट बड़ा अचीवमेंट है इसरो का, दूसरा देश है इंडिया अब एक्सपोसैट के मामले में। एक्सपोसैट अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे पहले भी था, अब तो और हो गया है ना। सो अगर नई पीढ़ी तो मेंस में तो है ही है, एक्सपोसैट नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, अरे बड़ा डेवलपमेंट है भाई। ऑलराइट, सो इसरो का, खैर इसरो एक सेंटर है महानलोबिस्क एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, उसके सहयोग से हमें करीब 7-8 फसलों के बारे में इसरो जानकारी उपलब्ध कराता है कि अ, इस फसल के लिए मौसम कैसा होगा, कब बीज बोया जाए, इत्यादि इत्यादि। उसको बोलते हैं, स्कीम का नाम है फसल, और करीब 7 सब्जियों, फलों इत्यादि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है, सेटेलाइट बेस्ड, जिसका नाम है चमन। सो चमन किससे जुड़ा? हॉर्टिकल्चर से। पूछा है उन्होंने, चमन हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ है, फसल किससे जुड़ा हुआ है? ये मुख्य फसली अनाज से। और ये जो जानकारी है ये इसरो की मदद से उपलब्ध कराई जाती है। ई एग्रीकल्चर की शुरुआत दुनिया में एफएओ ने की थी 2003 में। 2003 में इसकी शुरुआत मानी जाती है, जब एफएओ एक वर्ल्ड इंफॉर्मेशन समिट लेके आया था। उसके आगे चल के 2007 में ई कृषि के अंतर्गत ही एफएओ ने आधिकारिक ई कृषि प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। भारत में 2012 के बाद हम नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम लेके आए, जिसके अंतर्गत हमने ई कृषि की बात की है। और साथ ही अभी हाल फिलहाल में एग्री स्टैक नाम का एक प्रयोग भी शुरू किया गया है ई कृषि में, जिसमें हम तमाम तरह का डेटा प्रबंधित कर रहे हैं। तो ई कृषि, ये सब बैकवर्ड लिंकेजेस में आते हैं। अगर उत्पादन हो गया है तो फिर फॉरवर्ड लिंकेज में क्या आएगा कि हम उन्हें बेहतर मूल्य उपलब्ध कराएं, स्टोरेज को बेहतर करें, स्टोरेज को बेहतर करें, खाद्य प्रसंस्करण सुनिश्चित करें, खाद्य प्रसंस्करण सुनिश्चित करें, कृषि विपणन सुनिश्चित करें कि उनको कृषि विपणन की चीजें उपलब्ध हो। तो ये सारी चीजें, और अगर आप उनको कृषि बाजार उपलब्ध करा पाते हैं, अगर आप उनके लिए बेहतर स्टोरेज उपलब्ध करा पाते हैं, खाद्य प्रसंस्करण बेहतर हो पाता है, तो निसंदेह आप देखेंगे कि इन सब का लाभ इस किसान को मिलेगा। अगर इसने उत्पादन खूब कर लिया और ये सब नहीं है, किसान क्यों मजबूर हो जाता है एमएसपी पे ही बेचने को? क्योंकि अगर वो अनाज अपने पास रखे तो खराब हो जाएगा, करेगा क्या उसका? खाद्य प्रसंस्करण के लिए उसके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं। इसलिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो इंडिया इस समय दुनिया में सबसे बड़ी स्कीम ला रहा है भारत। किस चीज की? खाद्य भंडारण की। प्रत्येक ब्लॉक में 2000 टन खाद्य भंडारण किया जाएगा, जो अपने आप में सबसे बड़ी स्कीम मानी जाएगी विश्व की। तो वो सब है, इन सब को मैं एक कैटेगरी में रख रहा हूं, जिसको मैं बोलूंगा खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जिसकी बात हम अगले सेशन में करेंगे। सो अगला सेशन जो है वो इससे जुड़ा होगा कि खाद्य प्रसंस्करण में क्या है, क्या होता है एमएसपी, वहीं पर हम खाद्य सुरक्षा की और पीडीएस की बात भी करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली कैसे काम करती है, उसके क्या घटक होते हैं, और जो है क्यों ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उससे जुड़ी चुनौतियां क्या रही हैं, खाद्य प्रसंस्करण में मुख्य स्कीमें क्या हैं, क्या किया जा रहा है, क्या और किए जाने की जरूरत है, और जो है ई तकनीकी का वहाँ कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इन सब चीज़ों को समझा जाएगा। ये सारी बातें आपके क्यूआरए मॉड्यूल में कृषि खाद्य प्रसंस्करण वाले चीज़ों में अलग अलग जगहों पे उपलब्ध हैं। मैंने एक चार्ट के रूप में इसलिए आपको बताया ताकि इससे आपको रिकॉल करना और सहज हो जाएगा। तो जब आप उसको एक गो में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर एक और रिवीजन हो जाएगा। हालाँकि उसकी बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसके बाद भी एक और रिवीजन करने का आपका प्लान है पहले से, तो आप वहाँ पे उसको एक गो में पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें एक जहाँ मिल जाएँगी।
अगले सेशन में हम बात करेंगे खाद्य प्रसंस्करण और उससे जुड़े हुए मुद्दों की, और उसके बाद आएंगे गरीबी और बेरोजगारी इत्यादि संबंधी मुद्दों की। थैंक यू।